बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टेशनरी वेव का इंट्रोडक्शन देख लिया था। स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं हमें समझ में आ गई थी, है ना। अब आज देखेंगे स्टेशनरी वेव्स होती कैसे हैं, कैसे आती हैं, कैसे बनती हैं, किस टाइप के न्यूमेरिकल के ऊपर बन सकते हैं, और दूसरा इसका मैथमेटिकल एनालिटिकल ट्रीटमेंट भी करेंगे। और इसके अलावा ये भी देखेंगे कि क्या ये वेव के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर भी पाती है या नहीं कर पाती है ना। वैसे तो अगर मैं बात करता हूँ स्टेशनरी वेव की, तो स्टेशनरी वेव की हमारे पास दो टाइप की, एक होती है ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स और दूसरी होती है लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव्स। कौन कौन सी होती है बेटा? सबसे पहले हमारे पास आती है ट्रांसवर्स वाली, और दूसरी बेटा हमारे पास जो आती है वो कौन सी होती है? लॉन्गिट्यूडनल वाली। देखो बेटा ट्रांसवर्स वाली वैसे भी आप जान चुके हैं कि कौन सी हमारे पास होती है, जो हमारे पास गिटार वगैरह सितार वगैरह में जो हमारे पास बनती है लॉन्गिट्यूडनल। हाँ, जब उसके पार्टिकल हमारे पास परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है द प्रोपगेशन ऑफ वेव, राइट, वो हमारे पास ट्रांसवर्स होती है। और लॉन्गिट्यूडनल हमारे पास जो होती है वो हमारे पास किसमें होती है? पैरेलल होती है। अब देखो बेटा अगर मैं बात करता हूँ आसानी से पाए जाने वाला वेव की, तो ऐसा समझिए कि जो आपके पास ट्रांसवर्स वेव है वो हमारे पास जनरली आसानी से पाई जाती है। और अभी की जो आज की स्टडी है वो भी हम लोग किसके रेस्पेक्ट में रखेंगे? ट्रांसवर्स वेव के रेस्पेक्ट में रखेंगे। बात करेंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हमारे पास, लॉन्गिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव्स, ये कौन सी बात हो रही है? ट्रांसवर्स स्टेशनरी और लॉन्गिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव्स। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो जैसे कि आपके ऑर्गन पाइप्स होते हैं जिसमें हमारे पास होल्स होते हैं आगे फ्लूट, बिल्कुल, तो जैसे हमारे पास होल्स भी होंगे और वेव भी आगे चलती जाएगी, तो इस तरीके का जो हमारे पास रहता है ये ऐसे, ये फ्लूट, और यहाँ पे क्या होंगे? छोटे छोटे छेद होंगे। तो ये इस तरीके से जो हमारे पास जाएंगे हमारे पास क्या है? आपके लॉन्गिट्यूडनल जो हमारे स्टेशनरी वेव्स हैं, ठीक है। इनके बारे में हम लोग जब ऑर्गन पाइप के बारे में बात करेंगे तब हम लोग अगली क्लास में देखेंगे इसको, राइट। तो आज का जो हमारे पास टॉपिक है इसके ऊपर रहने वाले जनरली ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल को आज टच नहीं करेंगे, और आज हम लोग ट्रांसवर्स की पूरी कहानी को समझेंगे और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, एक दो थोड़े से दिमाग से ऊपर वाले लेवल के भी करेंगे, राइट। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेटा ट्रीटमेंट की, कि किस तरीके से हमारे पास कोई भी वेव अपना काम दिखाती है। लेट्स से कि मेरे पास एक वेव है y1, जिसको मैंने मान लिया y1 इज इक्वल्स टू a sin kx प्लस ओमेगा टी, और दूसरी वेव लेट्स से मैंने y2 ले ली इज इक्वल्स टू a sin kx माइनस ओमेगा, राइट, चलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम है? अब मैंने कहा कि बेसिकली एक वेव यहाँ से दे रहा हूँ क्योंकि पॉजिटिव में जा रही है, और एक वेव वहां से दे रहा हूँ, बाकी और तो कुछ अंतर है नहीं। अब जब ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करेंगी? सुपर इम्पोज करेंगी, तब हमारे पास कहानी क्या होने वाली है हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है? जो नेट रिजल्टिंग है वो किसके इक्वल आएगा? y1 प्लस y2 के इक्वल आएगा। तो अगर मैं y1 प्लस y2 कर देता हूँ तो मेरे पास दो तरीके के होते हैं इसको, y1 प्लस y2 इज इक्वल्स टू a sin kx प्लस ओमेगा टी प्लस a sin kx माइनस ओमेगा टी। यहाँ से a sin कॉमन अगर मैं ले लेता हूँ kx प्लस ओमेगा टी प्लस kx माइनस ओमेगा टी साइन a प्लस b प्लस a माइनस b। वैसे अगर मैं आपको बता दूं तो ये 2 sin a cos b होता है। बाकी अगर ना चाहो क्या होता है, क्या बता रहा हूं मैं? 2 sin a cos b ये होता है। बाकी आप उससे ही कर सकते हो, sin a cos b है ना, प्लस cos a sin b आ जाएगा, sin a cos b माइनस cos a sin b, इन दोनों करोगे तो भी आएगा। चलो मैं करके दिखाता हूं, ये देखो a sin kx प्लस ओमेगा t है, तो sin a प्लस b कितना आ जाएगा? यहाँ पे कर रहा हूं मैं इसको, sin kx cos ओमेगा t, sin a cos b प्लस cos a sin b cos kx sin ओमेगा t, ये इसका आ गया। इसका देखो sin kx माइनस ओमेगा t का क्या आ जाएगा? sin kx cos ओमेगा t माइनस cos kx sin ओमेगा t, दोनों करोगे तो गए, तो क्या आ गया? 2 sin kx cos ओमेगा t, तो 2 sin a cos b, ये बोला था मैंने। 2 cos ओमेगा नहीं होगा? नहीं बेटा, कैसे आ जाएगा? दो यहाँ पे ये 9 प्लस करोगे तो सेम आएगा ना, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू ये आ जाएगी, और एम्पलीट्यूड हमारे पास था ही, तो यहाँ पे आ जाएगा a। समझ में आ गया? ये तो मैंने सिर्फ बिना a के यूज किए फॉर्मूला खोलना सिखाया था आपको। तो ये हमारे पास y1 प्लस y2 की वैल्यू आ जाएगी, राइट।
अब लेट्स से कि मेरा 2a sin kx इज इक्वल्स टू r है। r बेसिकली मैं अपने एम्पलीट्यूड को लेकर चाह रहा हूँ। आपने ए नहीं लिखा, फिर कहाँ पर बेटा? वहाँ नहीं लिखा है ना ए, तो मैं आपको फॉर्मूला खोलना सिखा रहा था कि आता यही है 2 sin cos। तो इसमें ए कौन सा एम्पलीट्यूड है? अरे ये तो नॉर्मल जो अलग अलग वेव के हैं, हाँ। ये रिजल्टिंग वेव के हो गए। ये आर, r जो 2 sin kx आया है। ये तो नॉर्मल है और जो आया वो आर है। अरे बेटा ये इसको मैंने 2 sin kx को r मान लिया है बस, बाकी ये तो फंक्शन चलेगा ही चलेगा। इसलिए आपके पास जो नेट इक्वेशन आ जाएगी y1 + y2 की वो आ जाएगी r cos ओमेगा t। y नेट की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? r cos ओमेगा t आ जाएगी। राइट? इतना समझ में आ रहा है? देखो मेन इक्वेशन तो मेरे पास ये आई है, कौन सी? 2a sin kx cos ओमेगा t। तो वेव की इक्वेशन है ना, ये तो मैं बस मान के चल रहा हूँ कि मेरा एम्पलीट्यूड अगर ये कि जिसके पीछे मुझे कहानी समझानी है आप लोगों को, इसके पीछे मुझे आपको कहानी समझानी है नोड और एंटी नोड की, इसलिए मैंने ये लेके चला है 2 sin ये वाली कहानी। राइट? लेकिन जो हमारे पास नेट वेव की इक्वेशन आई है वो तो हमारे पास y1 + y2 करेंगे तो ये आई है ना। राइट? और अगर आप लोगों को हल्का सा याद हो तो वेव की इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए एक कंडीशन जरूरी हुआ करती थी, याद है? d2x अपॉन d2y बाय dx² इज इक्वल्स टू 1/v²। d2y अपॉन dt²। इस चीज को फॉलो करके रहना चाहिए था। राइट? अगर ये इस चीज को वे कर रहा है तब तो हमारी कहानी ठीक है, और नहीं कर रहा है तो ये वेव नहीं है, तो ये वेव नहीं है। ये तो कहानी हमें समझ में आती है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है। अब मैं इसका ट्रीटमेंट करके देखता हूँ क्या ये इस कंडीशन को ओबे कर पाती है या नहीं कर पाती है। तो इसको पहले मैं किसके रेस्पेक्ट करूँ? dy/dx के रेस्पेक्ट में करता हूँ। ठीक है, तो dy/dx के रेस्पेक्ट में अगर मैं करता हूँ dy/dx, यानी कि दो बार करना पड़ेगा बेसिकली। तो dy/dx यानी कि sin kx के बाहर आ जाएगा, sin का क्या होता है? cos। तो ये आ जाएगा k × 2a cos kx cos ओमेगा t। लेकिन आया तो dy/dx, मुझे क्या चाहिए? d2y/dx करेंगे, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो d2y/dx² कितना हो जाएगा? एक बार और ऐसा करेंगे तो k बाहर आ जाएगा k² और cos का क्या हो जाएगा? sin। लेकिन cos का sin क्या होता है? माइनस का। तो ये मेरे पास आ गई d2y/dx² की वैल्यू, d2y/dx² की वैल्यू। समझ में आती है इतनी बातें? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लिख लेना मैथमेटिकल एनालिसिस या एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्टेशनरी वेव्स। हेडिंग क्या है? एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्टेशनरी वेव्स। राइट? इतना चीज समझ में आ रही है? यहाँ तक तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आगे चलता हूँ बेटा, d2y/dx² के अलावा भी आगे चलेंगे तो मेरे पास आना चाहिए d2y/dt² की वैल्यू। अब देखो पहले dy/dx कर लेते हैं, इसको dy/dt कर लेता हूँ, तो इस बार ओमेगा बाहर आ जाएगा। ओमेगा बाहर आ जाएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा? ओमेगा बाहर आते ही 2a cos का माइनस साइन, माइनस का ओमेगा sin kx, cos का माइनस साइन आया था sin ओमेगा t। एक बार और डिफरेंशिएशन करूंगा, d2 आएगा तो dy/dt हो गया, ये इसकी वैल्यू आएगी। d2y/dt² की वैल्यू कितनी आ जाएगी? sin का cos हो जाएगा, क्योंकि t का रेस्पेक्ट में करना है ना, इस फंक्शन को नहीं दूंगा। और एक बार ओमेगा और बाहर आ जाएगा इसका फंक्शन, तो ये ओमेगा² 2a² और ये क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास? cos ओमेगा t। याद आ रहा है? ये तो हमने कर लिया था इंट्रोडक्टरी क्लास के बाद, दूसरी तीसरी क्लास में हम लोगों ने ये चीज किया था। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे क्या चाहिए? d2y/dx² इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ, सॉरी डिवाइड करता हूँ इन दोनों को, तो देखो मेरे हिसाब से तो ये आ रहा है, इन दोनों को ऐसे सीधे डिवाइड कर दूं, बात तो वही है, माइनस से माइनस गया, 2 से 2 गया, तो मेरे हिसाब से k² आ रहा है, d2y बाकी तो सब देखो सेम है इज इक्वल्स टू मेरे पास आ रहा है k² d2y/dx² इज इक्वल्स टू ये k² है ना, यहाँ पे मैं इसको भेजूंगा तो ये आएगा d2y/dt² और ये आ जाएगा k²/ओमेगा²। राइट? और k²/ओमेगा² क्या है? 1/v, क्योंकि v क्या होता है? ओमेगा/k। v = ओमेगा/k होता है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है?
k बाय ओमेगा, यानी कि क्या है 1 बाय v की वैल्यू है, तो बिल्कुल सही आ रही है हमारे पास वैल्यू d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाय v स्क्वायर d स्क्वायर y बाय dt स्क्वायर। जी हाँ, यही इक्वेशन हमें चाहिए होती है वेव को बताने के लिए, ये मैंने आपको बताई थी और ये ओबे कर रही है। यानी कि जब भी हमारे पास दो अलग अलग वेव सुपरपोज होती हैं तो हमारे पास वो एक नई स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन करती है, और इस बात का पता हमें इस तरीके से पता पड़ जाता है। लेकिन कहानी अभी हमारे पास आगे और भी है, कहानी जो है हमारे पास और भी ऐसे फ्रीक्वेंसी अगर निकालनी है तो वो भी आप निकाल सकते हो, है ना। वेवलेंथ आपको पता है तो इस तरीके से भी कर सकते हैं हम लोग। f इज इक्वल्स टू v इंटू लेमडा, इससे फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी, ठीक है। और v की वैल्यू आप लोगों को पता ही है कि वो सब वैल्यू आप डाल दें, यहाँ पे आराम से निकाल सकते हैं। ये हम लोग सारी चीज़ें पहले भी कर चुके हैं, इसमें कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं, राइट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूँ जरा वापस आते हैं कि सर आपने ये वाला जो है निकाल के बॉक्स में बंद कर रखा है, इसमें थोड़ी सी तवज्जो दी जाती है। बेटा स्क्रीनशॉट ले लिया, ले लिया, ठीक है। तो मैं इसको रब कर देता हूँ, इसको मैं ध्यान देता हूँ, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये हमारे पास वेव की कंडीशन को फॉलो तो कर रहा है। अब मैं आप लोगों से कुछ चीज़ें समझाता हूँ और उसके बाद उसको हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल में भी एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करूंगा कि आप लोगों को समझ में आ जाए। उसके लिए मुझे एक बच्ची की या बच्चे की हेल्प चाहिए होगी, तो कृपया करके बिना शर्माए आगे आ जाना। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं इसको, आप ध्यान से देखना, जो मेरे पास kx का फंक्शन है मुझे उससे काम करना है हमेशा। किसके फंक्शन के साथ काम करना है बेटा? kx, यानी कि नोड और एंटी नोड का जो फंक्शन काम करूंगा मैं किसके साथ करूंगा? kx। अब पहले तो आप मेरे को ये बताओ, जब भी वेव चलती है तो मैंने आप लोगों को ये चीज तो बताई थी कि हमारे पास नोड वो पोजीशन जहां पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ये तो मैंने आप लोगों को बताई थी। और एंटी नोड वो पोजीशन जहां पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा? मैक्सिमा हो जाएगी। यानी कि अगर मेरे पास नोड है तो ये तो हमारे पास एंटी नोड है, ये कंडीशन तो मैंने आपको बता रखी है। अब मैं अपनी वेव को चलाने के लिए तो ये वाली कंडीशन देख रहा हूं, है ना। और इस वेव के अकॉर्डिंग मेरे पास नोड्स की कंडीशन के लिए kx की वैल्यू जब जब n पाई होगी तब आ जाएंगे नोड्स में। कैसे पता पड़ा? क्योंकि kx इस बार मेरे पास साइन के फंक्शन के साथ, kx किसके साथ? देखो यहाँ पे हो सकता है cos भी आ जाए, ध्यान देना है इस चीज का। तो आपको नोड और एंटी नोड्स किसके रेस्पेक्ट में देखना है? kx के रेस्पेक्ट में, ठीक है। ऐसे करोगे तो गलतियां कम होंगी। क्वेश्चन वन ट्रिक की बना देते हैं, फिर आप लोग यहाँ से अगर ऐसे रटके चले जाते हो कि भैया नोड्स के साथ kx इक्वल्स टू n लैम्डा रहेगा और x वैल्यू, वो प्लीज मत रटना, क्योंकि मैं अभी आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट खुल जाएंगे। अगर आप रटते चले जाओगे सर हाँ ये वैल्यू नोड्स के लिए आएगी, हर जगह सही रहेगी, बता देते हैं। एक्चुअली ज़्यादातर क्वेश्चन साइन के रेस्पेक्ट में देते हैं तो फिर वो ठीक हो जाता है, बट कंडीशन इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी, है ना। तो आपको रटना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि मुझे kx के जो फंक्शन है उसके हिसाब से नोड्स और एंटी नोड्स निकालना है। कहानी खत्म। क्यों रटना भाई? इसकी वैल्यू यही आएगी, आएगी, आएगी। समझ में आती है बात है कह रहा हूँ? चलो खैर देखते हैं। kx इज इक्वल्स टू n पाई पे मेरे पास नोड्स आएंगे कि नोड्स की वैल्यू मेरे को 0 चीज चाहिए थी, 0 वेलोसिटी चाहिए थी। और अगर मेरे पास जीरो डिस्प्लेसमेंट चाहिए था, अगर मेरे 0 वेलोसिटी होती है, अगर मेरे पास पार्टिकल यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और साइन के फंक्शन के साथ वेरी कर रहा है, बेसिकली पाई तो है 0, पाई होता है, पाई बाय 2 होता है, यहाँ पाई होता है। समझ में आ रहा है ना? साइन का फंक्शन ऐसे होता है। तो यानी कि साइन n पाई पे मेरे पास क्या हो जाएगा? नोड साइन के साथ। यानी कि हर x की वो वैल्यू बताओ जहां पे आपको हर बार नोड मिलेगी, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी n पाई बाय k की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? 2 पाई बाय लैम्डा, 2 पाई बाय लैम्डा, तो 2 पाई रखूंगा यहाँ पर और लैम्डा ऊपर पहुंच जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ लैम्डा। इस जगह पर आप लोगों को हमेशा क्या मिलेंगे? नोड्स मिलेंगे। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? लेकिन ये रटना नहीं है, x इज इक्वल्स टू n लैम्डा पे हमेशा नोड मिलेंगे, ये रटना नहीं है हम लोगों ने। फंक्शन चेक करना है उसके हिसाब से निकाल देना, क्या प्रॉब्लम है? 0 रख देना भैया। समझ में आ रहा है? अब ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं कि मेरे पास एंटी नोड्स कहां पे मिलेंगे, किसकी बात कर रहा हूं?
एंटी नोड्स मेरे पास कहाँ पर मिलेंगे? एंटी नोड्स हमारे पास n पाई बाय 2 से अच्छा बेटा मैं इसमें लिख सकता हूँ 2n + 1 पाई बाय 2 चल जाएगा। इज इट ओके? सो यू कैन राइट कि सर आपका जो kx है एंटी नोड के लिए, ये देखो n पाई बाय 2 की वैल्यू बात उसकी सही है, बट एक्चुअल में वेरी इस तरीके से करता है ना। तो 180 बाय 2 90 हो गया, n के लिए 2 रखो 360 बाय 2 कितना हो गया 180, यहाँ तो गड़बड़ हो जाएगी ना डिफरेंट पाई बाय 2 करोगे तो इसलिए n पाई बाय 2 की जो वैल्यू है वो परफेक्ट नहीं होती। समझ में आ रहा है? जो kx की वैल्यू अगर मैक्सिमा रखनी है एंटी नोड के लिए वैल्यू क्या आएगी मैक्सिमम, और मैक्सिमम का मतलब मेरे को साइन की kx की वैल्यू मैक्सिमा चाहिए एंटी नोड के लिए, और मैक्सिमा की जो वैल्यू होती है साइन की वो किस में आती है 2n + 1 पाई बाय 2। ये मैं आपको समझा चुका हूँ, ये हमेशा 90 डिग्री के फंक्शन पे आ रहा है ना। जब आप n के लिए 0 रखोगे तो पाई बाय 2, n के लिए 1 करोगे 3 पाई बाय 2, ये भी 1 होती है। समझ में आ रहा है? अगर मैं यहाँ पे 2 रखूं इनकी जगह रख दो 5 पाई बाय 2, वो भी 1 होता है बेटा। जो साइन का +1 का फंक्शन है वो ऐसे वेरी करता है, ना कि n पाई बाय 2 की तरह से। उसमें एक बार पर आएगा फिर 0 आएगा फिर 1 आएगा, इस तरीके से वेरी करेगा n पाई बाय 2। बेटा कुछ भी रख लो, ऑड मल्टीपल चलते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास अगर पूछा है कितने डिस्टेंस के बाद आपको हर बार एंटी नोड मिल रहा है, बेसिकली x की वैल्यू फाइंड करनी है आप लोगों को। तो x आप लोगों के पास क्या हो जाएगा 2n + 1 पाई बाय 2 बाय k, और k = 2 पाई बाय लैम्डा। तो 2 पाई बाय लैम्डा मतलब 2 पाई यहाँ पर और लैम्डा ऊपर, राइट। पाई से पाई गया तो आपके पास x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2n + 1 लैम्डा बाय 4। बेटा ये जो वैल्यू है आप लोगों के पास ये किसकी आएगी अब एंटी नोड्स की, यानी कि जब जब आप इतने डिस्टेंस पर चल रहे होंगे उस वेव के लिए हर जगह पर आपको क्या मिलेगी एक एंटी नोड मिलेगी। यहाँ तक समझ में आया? नोड कहाँ मिलेगी, नोड की पोजीशन क्या है, एंटी नोड की पोजीशन क्या है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है नहीं है? तो ये हमारे पास एक छोटा सा, अब मुझे इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी क्योंकि मेरे को इसका फंक्शन देखा था ना बेटा। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ हमारे पास छोटी सी मैथमेटिकल एनालिटिकल ट्रीटमेंट हमारे पास ये होती है, इससे फटाफट छापो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बेटा अभी जो हमने एप्लीकेशन देखी उसकी एप्लीकेशन आप लोगों के सामने मैं दिखाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो नोड्स की जो कंडीशन आई थी kx = n, इसे करेक्ट कर लेना जरा, तुम लोग तो कुछ बता देंगे क्योंकि मेरे को बाद में पता पड़ा है। k की वैल्यू क्या होती है, k = 2 पाई बाय लैम्डा होती है ना, तो इसको क्यों हम लोग यहाँ पे 2 पाई बाय लैम्डा रखेंगे, n लैम्डा बाय 2 है, यानी कि x = l, उसे करेक्ट कर लेना प्लीज, है ना। हाँ n लैम्डा बाय 2 जो है हमारे पास आएगा, पाई से पाई कटेगा, वो करेक्ट कर लेना, ठीक है। अब मेरा कहने का मतलब है कि आपके पास जो नोड्स हैं वो क्या होती है, एंटी नोड्स क्या होती हैं, कैसे आती हैं, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें मैं समझाता हूँ, ठीक है। उससे पहले आप ऐसे समझिए कि मैं आज लोगों को बताने जा रहा हूँ कि जो मेरे पास वेव चलती है ना, मैं ये कुछ सेगमेंट में डिवाइड कर सकता हूँ कि एक सेगमेंट में, 2 सेगमेंट में, 3 सेगमेंट में, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कितने भी कर सकता हूँ। वो डिपेंड करेगा कि मेरे हाथ की फ्रीक्वेंसी में कितनी जल्दी जल्दी इस पर वाइड कर सकता हूँ, और बाकी और ही फैक्टर्स हैं, ठीक है। मैं आप लोगों से पहले बताना चाहता हूँ कि अभी ये जो कहानी है बेटा, ये कहानी कुछ इस तरीके से है जहाँ पर मेरे पास वेव के दोनों एंड को क्या कर दिया गया है फिक्स्ड। देख रहे हो, एक एंड मिस्टर आदित्य सर ने पकड़ा हुआ है और एक एंड भानु भाई ने पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर हम लोग शुरू करेंगे स्टार्टिंग से, और आपको देखना है कि हमारे पास कहानी क्या है, दोनों एंड क्या है फिक्स, यानी कि इसी को हम लोग हिलाएंगे। तो ये देखो, ये जो हमारे पास पहला बन रहा है, यहाँ पे आपको कितने सेगमेंट दिख रहे हैं, एक ही वेव मैक्सिमम जो है ऊपर जा रही है, वही वेव मैक्सिमम नीचे जा रही है, ये आपको दिख रहा है। और जो आदित्य का हाथ है और मेरा हाथ है, वो अगर आप ध्यान करोगे रेस्ट पर है, तो वो जो पोजीशन है वो क्या है हमारे पास नोड की पोजीशन है। भाई ये हाथ आएगा चलेगा क्योंकि मेरे को वेव दे रही है, ये वाली पोजीशन जाए, ये थोड़ी ऊपर नीचे जा रही है, देखो ये थोड़ी ऊपर नीचे जा रही है, तो ऊपर नीचे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यही जा रहा है। और इस पॉइंट पे यानी कि दो नोड के बीच में हमारे पास क्या हो रहा है, जब मैक्सिमम हाइट पे जा रहा है, एक एंटी नोड आ रहा है। यानी कि कहानी जब हमारे पास कैसी हुई कि कुछ इस तरीके की कहानी हुई है, ये वाली और ये वाली, राइट। ये दो मेरे पास क्या है, एक हैंड उसका एक हैंड मेरा, राइट। तो इसके बीच में जो मेरे पास वेव बनी है वो कुछ इस तरीके के फंक्शन की बन रही है बेटा, धीरे धीरे ऐसे आ रही है, फिर नीचे आएगी और ये मीन पोजीशन से ऐसे ऊपर नीचे, यानी कि ये हमारे पास जो वेव की कंडीशन है वो इस तरीके से दिखाई दे रही है, यानी कि इन दो नोड के बीच में एक सेगमेंट है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा बेटा आपको मैंने बताया था कि आपको स्पीड बढ़ानी है, तो देखो अब देखना जरा, थोड़ी सी कुछ देर में आपके पास चेंज होगा, चला देते बेटा, ये तो
लेकिन धीरे धीरे। बेटा आप देखो जरा, यहाँ पर आप लोगों के पास आप लोगों को दो वेव दिख रही हैं साफ साफ। ये कौन सी दिख रही है? एक दिख रहा है ना, मतलब आपके पास, लेकिन बीच वाली पोजीशन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो मूव नहीं कर रही है, वो अपनी जगह पर है। यानी कि वो जो पोजीशन है वो हमारे पास क्या है, अब नोड आ गए। यानी कि जब हमारे पास दो एंटी नोड आपको दिख रहे हैं साफ साफ, रुक ले बेटा, दिख रहे थे? तो यानी कि हमारे पास जो अगली कंडीशन हुई वो कुछ इस तरीके से हुई है कि ये आप लोगों के पास कुछ इस तरीके से कहानी हुई है। समझ पा रहे हो भाई? ऐसे तो कहानी हुई, यानी कि इसमें हमारे पास कितने सेगमेंट आ गए? दो सेगमेंट आ गए। बेटा ये वो है नोड एंटी नोड बन रहे, तुम क्या सोच रहे हो? अभी देखो आगे समझ, आगे क्लियर हो। मुझे पता है थोड़ी सी दिक्कत होती है बच्चों को इसमें, इसको देखना विजुअलाइज नहीं कर पाते ना बेटा। हाँ मैं, हाँ तेरा बहुत जल्दी विजुअलाइज हो गया। ठीक है बेटा, ये वाली पोजीशन हम लोगों ने देखी। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ और थोड़ा सा जो है हमारी जो है फ्रीक्वेंसी को सर बढ़ाई जाए। चलो अब देखोगे कितने आ रहे हैं? आ रहे हैं भाई? 3 आ रहे हैं। 3 क्या 4 भी आ जाएंगे? 2 आ रहे हैं। अभी तो 2 आएंगे। चलो ये देखो 3 आ गए थे। हाँ 3 आ गए। 3 आ गए, अभी 4 भी आ जाएंगे। डिपेंड करेगा कि हमारी फ्रीक्वेंसी कितने तेज करी हो। तो ये 3 नजर भी नहीं आ रहा होगा कुछ, पर ये देखो 3 आ जाएंगे। 3 आ रहे हैं। 3 दिख रहे हैं, 3 तो दिख रहे हैं, लेकिन उसमें भी हमारे पास ये नोड रहेगी, एक वहां पे नोड रहेगी आदित्य के पास, एक मेरे पास। तो ये 3 वाली जो कहानी थी, मतलब ये तो बढ़ाते जाओ खेलते जाओ, कितना ही खेलते जाओ ले बेटा भर जाएगा, है ना? तो उसके साथ कहानी क्या हो जाएगी? क्या बेटा? सही में ले जाऊंगा। ले जा बेटा, क्या दिक्कत? तो ये हमारे पास जो ये वाली कहानी आई थी, ये हमारे पास कहानी आई ना, आप समझ पा रहे हो कि क्या नहीं आ रही है? ये हमारे पास वो कंडीशन आएगी जब आपके पास n की वैल्यू क्या रह गई? 3 हो गई। समझ में आ रही है? यानी कि किसी भी वेव को अगर मैं सेगमेंट में डिस्टर्ब करता हूं, सेगमेंट में क्लासिफाई करता हूं, तो एक सेगमेंट पूरे में से रही, यहाँ पे n 2 सेगमेंट में आई, यहाँ पे n 3 हो गई, 3 सेगमेंट में आई, इस तरीके से कहानी चल रही थी। अब मेरे को ये पता करना है कि अगर मेरे पास ये पोजीशन रहती है तो ये कब कब आएंगी, कितनी दूरी पर आएंगी, ये सारी चीजें पता करनी है, राइट? अब देखो मैंने कहा कि यहाँ पर मैं खड़ा था, वहां पर आदित्य जी खड़े थे। जब मैंने यहाँ पर से लेकर और आदित्य तक की रोप है, रोप मतलब जो मीडियम जिस पे वेव चल रही थी, वो डिस्टेंस तो फिक्स हो गई। तो लेट्स से मैं यहाँ से काउंट कर रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे एक एंड हो गया x = 0, तो उस रोप की लेंथ अगर मैं l मान लेता हूँ तो दूसरा एंड कितना हो गया? l। लेंथ ऑफ द वायर कितना होगा मेरे पास? l। यानी कि मेरे पास जो डिस्टेंस चली है वो l के साथ चली है। यानी कि जो कहानी आई थी x की वैल्यू इस जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? l लिख सकता हूँ, l लिखा जा सकता है। तो भाई साहब जब मेरे पास l की वैल्यू आएगी वो n λ/2 के साथ वेरी करती है, तो फॉर फर्स्ट वेव वो मेरे पास कितनी आएगी? l = n टाइम्स λ/2। और जब सेगमेंट एक ही होगा तो मेरे पास l की वैल्यू कितनी आ जाएगी? λ/2। अगर मेरे पास n की वैल्यू 2 आ जाती है, इसके लिए l की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सिर्फ लैम्डा ही रह जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अगर मेरे पास ऐसे ही 3 रहती है तो l कितना आ जाएगा? 3 λ/2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? यहां से आप लोग लैम्डा यानी वेवलेंथ की जो हमारे पास नोड या एंटी नोड जहां पे बन रहे हैं उनकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? आपको साफ साफ पता है कि सर अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो लैम्डा = 2l/n के रेशियो के साथ वेरी कर रहा है, और यही आप लोगों के पास l = n λ/2 आया है, और यही चीज आप लोगों से बताई जा रही है, राइट? अब अगर आपसे पूछता है कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी, पूछ सकता है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है, तो फ्रीक्वेंसी = v टाइम v by लैम्डा। फ्रीक्वेंसी = v by लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2l/n। तो n ऊपर पहुंच जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी = v × n/2l। ये आप लोगों के पास किसी भी चलती हुई वेव की कहानी है, और ये कहानी सेम है, ये कहानी तो सेम ही है ना बेटा, तभी तो मैं कर पाऊंगा। यानी कि जो मैंने अभी आपको वेव दी है वो सारी कैसे दी है? इसी के साथ जो साइन के फंक्शन के साथ वेरी कर रही है। मैं क्वेश्चन कराऊंगा इसके अच्छे। समझ में आ रहा है? तो ये क्या होगी मेरे पास? उसकी फ्रीक्वेंसी के लिए आ गया।
अब यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आई है फ्रीक्वेंसी की वी एन बाय 2l आई है, n टाइम्स वी ऑफ 2l। हाँ ठीक है, n टाइम्स वी ऑफ 2l ये हमारे पास वैल्यू आ रखी है बुक में इस तरीके क्योंकि इसका काम है। यहाँ तक बताइए किसी को कोई दिक्कत है कि नहीं? नहीं है? वो पहले वाला भी वैसे सही है ना? सेम, सारे सेम। अब मैं कहता हूँ कि जब मैं बेटा n की वैल्यू 1 रखता हूँ कि क्या रखता हूँ फॉर n इज इक्वल्स टू 1, जब मैंने n की वैल्यू 1 रखी है तो f की वैल्यू v बाय 2l हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी v बाय 2l। और इस मोड को हम लोग कहते हैं फंडामेंटल मोड। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल मोड या फिर फर्स्ट हार्मोनिक। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल मोड या फिर फर्स्ट हार्मोनिक। जब n की वैल्यू 1 हो जाती है उस समय पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू v बाय 2l हो जाती है। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है? आगे अगर मैं चलता हूं n की वैल्यू 2 के लिए, n की वैल्यू 2 के लिए बेटा मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? देखिए यहाँ पे 2 होगा, 2 से 2 कट जाएगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू v बाय l हो जाएगा। और जो v बाय l है इसका नाम कुछ दूसरा होगा, क्योंकि देखो ये जो नाम दे रहा हूँ उसके बेस पे क्वेश्चन आते हैं, जो मैं नाम दे रहा हूँ उसके बेस पे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन अभी कर रहे हैं थोड़ी देर में। तो f इज इक्वल्स टू v बाय l है। ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास आता है फर्स्ट ओवरटोन या फिर सेकेंड हार्मोनिक। यानी कि जो हमारे पास फंडामेंटल मोड या फंडामेंटल टोन है ना वो हमारे पास फर्स्ट हार्मोनिक होती है, जहां पे n की वैल्यू क्या है 1, यानी कि इसके लिए। और मैं अगर इसकी बात करूंगा जहां पे f की वैल्यू मेरे पास v बाय l रहती है, वहां पर मेरे पास ओवरटोन और फर्स्ट ओवरटोन होगी। लेकिन हार्मोनिक में तो कहानी आगे चलेगी ना साइन के फंक्शन के साथ, तो वो हार्मोनिक कौन सा होगा? सेकंड हार्मोनिक। ऐसे ही n की वैल्यू 3 के लिए आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी 3 टाइम्स v बाय 2l, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आई है f2 की। ठीक है, इसको फंडामेंटल फॉर n इज इक्वल्स टू 1, ये f1 की वैल्यू हो जाएगी। फॉर n इज इक्वल्स टू 1 f सबसे बेसिक जो फंडामेंटल आई है वो कितनी आ जाएगी v बाय 2l, क्योंकि f है और पहले वाले f1 ऐसे मान लो f1 f2 f3 क्यों इतना कंफ्यूज कर रहे हो? f2 होगी तुम्हारे पास v बाय 2l, v बाय l बचेगी ना, और f3 कितना हो गया 3v बाय 2l, राइट। अब ये बेटा हो जाएगा सेकंड ओवरटोन, थर्ड हार्मोनिक एंड सो ऑन। ये चलता रहेगी कहानी, ये तो कहानी चलती रहेगी लंबी 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 दिन चलाना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर मुझे f1 f2 f3 में एक सिंपल सा रिलेशन दिख रहा है कि जो हमारे पास ये वैल्यू है f3 की, ये देखोगे अगर ध्यान से तो f3 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ f1 है, सिमिलरली f2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ f1 है। समझ पा रहे हो ना? तो ये आप लोगों से पूछा जाता है तो ये इनमें रिलेशन कैसे होता है, तो आप इस तरीके का रिलेशन आराम से फाइंड कर सकते हो, कर लोगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फर्स्ट हार्मोनिक देखो यहाँ पे बोल रखा है इफ n is equals to 1 f is equals to v by 2 it is the fundamental frequency और फर्स्ट हार्मोनिक। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? अब ये हार्मोनिक क्या है, तो आप कहोगे सर द कलेक्शन ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज। व्हाट इज हार्मोनिक सीरीज? तो आप कहोगे द कलेक्शन ऑफ ऑल द हार्मोनिक सीरीज। नहीं, द कलेक्शन ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज, सॉरी ऑल द फ्रीक्वेंसी, जितनी भी आपके पास फ्रीक्वेंसीज आई उसके बेस पे उनका जो सबका कलेक्शन है बेटा वो हमारे पास क्या हो जाता है? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हार्मोनिक सीरीज। ये हमारे पास अब कैसी सीरीज हो गई है? हार्मोनिक सीरीज हो गई, राइट। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, अब आप लोगों से पूछेगा इसकी वेलोसिटी क्या है, अगर इसकी टेंशन प्रोवाइडेड है, मास पर यूनिट लेंथ अगर स्प्रिंग का प्रोवाइडेड है, तो ये तो हम लोग निकाल चुके हैं। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू अंडर रूट टी बाय म्यू, वेयर म्यू इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट लेंथ, ये हम लोग कर चुके हैं, राइट। ये तो आप लोगों को क्लियर है। अच्छा, तो हम लोग यहाँ पर भी रख सकते हैं इसको, भाई v की जगह पर हम लोग टी बाय म्यू रख सकते हैं, तो हमारे पास 1/12 अंडर रूट टी बाय म्यू हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना?
कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इस तरीके से आप लोगों के पास ये नोड्स की कहानी होती है। ये किसकी कहानी है? तो सभी नोड्स की कहानी है, क्योंकि kx n लैम्डा पे किया है मैंने। ऐसे ही सेम कहानी आप लोग किस में करेंगे? एंटी नोड्स पे भी करेंगे, राइट। अभी एक बार कर लोगे आराम से। यहाँ पे रखना ही क्या है? 2n + 1 लैम्डा बाय 2, राइट। 2n + 1 पाई बाय 2 रखेंगे। अरे बच्चा जो वैल्यू थी, हाँ फॉर एंटी नोड्स कर लो इसे, फॉर एंटी नोड्स। अभी मैं एक और केस बताता हूँ, बिल्कुल सेम आएगा, आपको नहीं समझ में आएगा। kx की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? इसे रब कर सकता हूँ मैं, बताओ kx की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 2n + 1 पाई बाय 2 की टर्म्स में हमारे पास वेरी करा था। तो एंटी नोड्स के लिए kx = 2n + 1 पाई बाय 2, क्योंकि इस जगह पर हमारे पास साइन का फंक्शन मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पर अगर मेरे पास कहानी आ जाती है तो बेटा सिंपल सी कहानी है, बहुत सिंपल कहानी है। k नीचे आ जाएगा, 2 पाई बाय लैम्डा, लैम्डा ऊपर, तो मेरे पास क्या आएगा? 2n + 1 लैम्डा बाय 4 फॉर, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है बेटा? x की वैल्यू आई है, राइट। अब आप लोगों को मैंने यहाँ पर क्या निकलवाया था? उसके लिए वेलोसिटी निकलवाई थी। तो वेलोसिटी की वैल्यू कैसे आई थी हमारे पास केस फॉर नोड के लिए? नोड के लिए जो अभी वेलोसिटी निकलवाई है वो किस तरीके से हैं? ये आई कैसे बेटा, ये पूछ रहा हूँ। ये तो v/2l कैसे आया था हमारे पास? v/2l हमारे पास क्या है? फ्रीक्वेंसी है, एग्जैक्टली। यानी कि मैं यहाँ पे x पर क्या रखने वाला हूँ? x पर क्या रखने वाला हूँ? l। बेटा सेम कहानी तो चलेगी, कैसी बात कर रहे हो? l = 2n + 1 लैम्डा बाय 4 आ जाएगा। अब लैम्डा को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? वेलोसिटी की टर्म से चेंज कर दो, फ्रीक्वेंसी इनटू वेलोसिटी। कैसी बातें कर रहे हो? अभी समझाया। लैम्डा इनटू f = v होता है, तो लैम्डा = v/f आ जाएगा। तो v/f इधर आ जाएगा, which implies l = 2n + 1 लैम्डा की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? v/f। तो ये fl इधर, 2n + 1 नीचे, राइट। तो हमारे पास बेसिकली हमें क्या चाहिए? फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी को इधर रखते हैं ना फिर। तो फ्रीक्वेंसी = v * 2n + 1 / n, राइट। कौन सा वाला 4? हाँ 4 तो यही है बेटा। कहाँ जाएगा 4? और कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। समझ में आता है इतनी बातें? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? अब बिल्कुल सेम वही कहानी है, लेकिन इस बार जैसे आप देख रहे हो n की वैल्यू हमारे पास जो वेरी कर रही है 1 2 3 किस तरीके से वेरी कर रही थी आपके पास दिख गई। n की वैल्यू जब 1 थी तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी v/l आई थी। जब n की वैल्यू 2 थी तो हमारे पास क्या आई थी? नहीं 2 के लिए आई थी, ठीक है समझ गए। तो यहाँ पे v/2l आई थी, फिर v/l आई थी, फिर 3v/l आई थी। तो ये हमारे पास 2l। अरे यार समझ जाओ ना, कहानी समझो ना। अब यहाँ पे हमारे पास जो कहानी होगी वो भी सेम ही होने वाली है। एंटी नोड के लिए जो फंडामेंटल या फर्स्ट ओवरटोन जो होगी, फंडामेंटल होगी सॉरी, वो हमारे पास n की वैल्यू 1 डाल दो, तो हमारे पास 3v/4l ये फंडामेंटल हो जाएगी एंटी नोड से केस में। समझ में आ रहा है? ये आ गई f2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 टाइम्स ऑफ v/4l। समझ में आ रहा है? फिर यानी कि वो 3 5 7 इस तरीके की वैल्यू पे हमारे पास चलेगा। क्लियर है? तो ये आपके पास जो कहानी आती है किसकी आती है? नोड और एंटी नोड के लिए वाली क्या होगी? फंडामेंटल, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन। इतना समझ में आता है? इतना नोट करो, फिर मैं एक छोटा सा केस और कराता हूँ, फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बेटा हम लोगों ने जो एंटी नोड की कहानी देखी वो मतलब एक ही स्ट्रिंग पे देख ली है ना, कि हमने दोनों तरह से फिक्स कर रखी है। बट जो ये कहानी समझाई जाती है बेसिकली वो समझाई जाती है आपके पास जो स्ट्रिंग एक एंड पे तो फिक्स रहती है, राइट, और दूसरे एंड पे मतलब ऐसे समझिए फ्री रहती है, ये ऐसे इस तरीके से, राइट। अब आपको पता है यहाँ से अगर मैंने शुरू करा है अपना वेव तो थोड़ा डंडा टेढ़ा बन गया है, ऐसे मान लेते हैं
बेटा ये वाली जो पूरी लाइन है ये वैल्यू मेरे पास लैम्डा की है, समझ पा रहे हो। और ये जो बन रहा है ये मेरे पास मेरा क्या बन रहा है, पहला एंटी नोड बन रहा है, दिख रहा है ना। अब जो अगला एंटी नोड बनेगा वो यहाँ पर बनेगा, और ये वाली डिस्टेंस रहती है मैंने आपको बताई थी, ये पूरी लैम्डा है तो लैम्डा बाय 4 हो गई। तो यानी कि जो आपके पास फर्स्ट आपका एंटी नोड बना वो कहाँ पे बन रहा है, लैम्डा बाय 4 पे बन रहा है। देखो कितना आसान तरीका दे दूंगा मैं आपको, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है मेरे को प्लस माइनस से तो मतलब है नहीं। देखो पहली बात मुझे प्लस माइनस से मतलब नहीं है, बस मुझे पता है कि मेरा एंटी नोड बनना चाहिए भैया। तो एंटी नोड जो अगला बनेगा वो किस पे बनेगा, 3 लैम्डा बाय 4 पे बनेगा। फिर अगला किस पे बनेगा, ऐसी 5 लैम्डा बाय 4 पे बनेगा, राइट। समझ में आ रहा है, ठीक है। यानी कि ये मेरी वो पोजीशन है जो आप लोगों के पास, ध्यान सुनना, जो आप लोगों के पास एंटी नोड बन रही है, राइट। अब जब ये हमारे पास एंटी नोड बन रही हैं और ये एंड फ्री है तो इसकी कहानी हमारे पास कैसे बनेगी ये आपको पता रहना चाहिए। तो इसकी कहानी जब ये वाला है मतलब एंड फ्री है बेटा, इससे फर्स्ट हार्मोनिक बनेगा कुछ इस तरीके से, ऐसे। एंड तो फ्री है ना, समझ में आ रहा है। तो ये जो क्या बेटा, ये जैसे मैंने पिछली बार जो फंडामेंटल टोन बनाई थी वो कैसे बनाई थी, अगर आपको याद हो तो उसमें मैंने ऐसे बनाई थी, ये वाला, राइट। यहाँ पे क्योंकि हमारे पास दोनों एंड क्या थे, बुक थे। बुक का मतलब क्या है, फिक्स थे। यहाँ पे एक एंड बुक है, एक एंड फ्री है भैया जी। तो एक एंड जब फ्री हो गया तो हमारे पास कहानी इस तरीके से है। यानी कि अब जो हमारे पास, हाँ बोलो, वो हिलेगा भी कैसे जब एक, अरे ये तो मैं एक एंड से दे रहा हूँ ना, ऐसे वो चलती जाएगी, मुझे उससे मतलब ही एक एंड फ्री रहने दो। मैं तो बता, अब यहाँ से तो चेंज कर सकता हूँ ना मैं, लाओ वो दो जरा पीछे का मैं बताता हूँ आपको। एक एंड को अगर मैं फ्री रख दूँ, वो रिंग वाला होता हाँ मतलब ऐसे, अब इसे रिंग को दे दूंगा, अब इसे यहाँ से दूंगा तो ये चलती जाएगी, ये देखो चल रही है। इससे मेरे को क्या मतलब है कि भाई मेरे को ये देना है, चल रही है ना ये वाली एंड, ये वाला एंड फिक्स है, समझ गए। ये वाली कहानी समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको। तो ये वाली कहानी हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगी, यानी कि सेकंड वेव के लिए क्या है, सेकंड उसके लिए क्या आ जाएगी कहानी इस तरीके से, और यहाँ से ये आगे। इससे मुझे क्या मतलब, ये वो वाली कहानी होगी ना। देखो जहां तक बन रही है वो तो ठीक है, ठीक है, और उसके आगे जैसे भी जा रही है मुझे उससे मतलब ही नहीं है। 2 पे 1 बन रहा है। हाँ ये तो कहानी हुई रहेगी 2 पे 1, उसमें तो अंतर नहीं आएगा। लेकिन आपको केस समझ में आना चाहिए। हमारे पास फ्री एंड होता है तो हमारे पास जो एंटी नोड की पोजीशन होती है वो ये रहती है। क्यों रहता है वो, ये कहानी है वहां से मैंने आपको समझा दिया था, पर जो मेन कहानी है यहाँ से समझ में आपको इजीली आ जाएगी। ऐसे अगर मेरे पास तीसरे के आएंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे, और ये आगे फ्री वाले ऐसे। समझ में आती है कहानी। अब अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से कहता हूँ, ये मेरे पास क्या है, बेसिकली डिस्टेंस है, लैम्डा बाय 4 पे आ रहा है, 3 लैम्डा बाय 4 पे आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब मैंने आपसे कह दिया कि भैया x की वैल्यू को हम लोग l ले लेते हैं, कहानी खत्म करता हूँ। ये समझ में आती है भाई, लेंथ कितने कितने बन रही है, मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अब मैं लैम्डा को चेंज अगर कर देता हूँ इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, तो हमारे पास आपने देख लिया है लैम्डा इनटू, आपके लिए f लिख देते हैं, कहीं जगह पर म्यू यूज होता है, तो ये हमारे पास आता है। तो लैम्डा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, v इनटू f। तो यहाँ पे लैम्डा की जगह v बाय f तो लिखा है बेटा, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई l की। अब मेरे को चाहिए फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में, तो बेटा f इज इक्वल्स टू v बाय 4l हो गया। समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं f इज इक्वल्स टू nv बाय 4l, ध्यान सुनना, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू nv बाय 4l, वेयर n इज इक्वल्स टू 1 3 5। और जरा अपने जस्ट पीछे वाला अपने एक पेज पलटे जहां मैंने भी जस्ट आपको लिखवाई थी इक्वेशन, क्या आई थी मेरे पास फ्रीक्वेंसी की, एक बार बताओगे। 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 4 नहीं, v की टर्म्स में v बाय 4l आई थी, v बाय 4l ये आई थी, राइट। अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 v बाय 4l आ गई ना। और अगर 1 रखूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, 3v बाय 4l, फिर उसका क्या आएगी 5v बाय 4l। इस तरीके से कहानी चलती जाएगी, समझ में आ रहा है। तो ये वाली जो कहानी है जहाँ पे मेरे पास n की वैल्यू 1 रहती है, जहाँ पे n की वैल्यू 1 रहती है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, n की वैल्यू 1 रखो ना बस। अरे ये तो अभी इसके नहीं, बहुत बिल्कुल ठीक है, वो यहाँ पे आएगी 3v बाय 4l अगले उसके लिए, है ना। यानी कि यहाँ पे मेरे को 1 रखना है, तो बेसिकली मेरे पास v बाय 4l। फिर अगली जो आएगी वो कितने पे आएगी, 3v बाय 4l।
फिर 5 भी बस। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो बेसिकली जो मेरे पास छोटा सा ना ये थोड़ी सी गड़बड़ है कि यहाँ पे जीरो भी डिफाइन हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने क्या कर दिया है, इसको दोनों तरफ फिक्स कर दिया। तो उसमें एक छोटा सा ड्रॉबैक ये रहता है, मैंने आपको समझाया था, मैंने कहा था कि एंटी नोड इससे भी निकालूंगा फिर आगे भी निकलवाऊंगा फ्री हैंड से। तो एक्चुअल में इसमें जीरो भी डिफाइन हो जाता है। जीरो को यहाँ पे अगर हम n की वैल्यू जीरो रखते हैं तो भी हमारे पास देखो सेम वैल्यू आ रही है v/4 है, लेकिन ये वैल्यू इसके लिए नहीं होती, जीरो के लिए नहीं आती, एंटी नोड के लिए नहीं होती, डिफाइन नहीं होती। तो कई बार जो है ये चीज डायरेक्टली वहां से बताई तो जाती है, पर मैंने आपको बताया क्यों नहीं होती, क्योंकि वहां पे दोनों एंड हमने क्या कर दिए हैं, फिक्स कर दिए हैं। तो मेरे पास वो एंटी नोड से आगे मूव फ्री नहीं कर पा रहा, तो इसमें जो मेरे पास मेन कहानी आती है यहाँ से आती है नहीं। तो आप लोग 1 से ही शुरू करेंगे और यहाँ पर आप कहानी तो ये बन रही है ठीक है, पर ये वैल्यू कहाँ शुरू होगी, 1 3 5 वहां से शुरू होगी। तो यानी कि n की वैल्यू 1 3 5 इस तरीके से चलेगी और आपके पास इक्वेशन ये आ जाएगी फ्रीक्वेंसी की nv/4 है। समझ गया ना क्या ड्रॉबैक था पिछले वाले में? ये जीरो को भी इंक्लूड कर रहा है जबकि जीरो इसमें इंक्लूड नहीं होता है। हाँ जी, पुराने वाले का, इसका थोड़ी। ये तो n की वैल्यू यहाँ पे लिख दी 135 से, यहाँ पे तो n की जीरो के लिए सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन। ठीक है, समझ में आया? तो आप लोगों के पास अब जब n की वैल्यू 1 रखी तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या आई है, v/4 है। जब 3 रखी तो क्या आई है, 3v/4 है ना? इस समय पर ये वाली जो हमारे पास बनती है बेटा, इसे कहते हैं फंडामेंटल मोड। फंडामेंटल मोड जैसे और फर्स्ट हार्मोनिक। फ्री हैंड तो नहीं कर रहे? कौन सा? हाँ, फ्री हैंड वाला ही। कौन सा था ये वाला? ये वाला, ये रहा। सॉरी बेटा, सॉरी जो सॉरी जल्दबाजी कर रहे हैं, आराम से वापस। समझ में आ गया? आई एम सॉरी, ये समझ में तो आ गया ना कहानी क्या होने वाली है। फंडामेंटल ये आपके पास था strings when one is fixed and one end is free, waves on string when one end is fixed and one end is free। बुक के हिसाब से अगर लिखा है string fixed at one end and free from another end, अच्छी अंग्रेजी चाहिए तो अब हमारी अंग्रेजी में काम ऐसे चल जाता है, एक एंड से फिक्स है, एक एंड से फ्री छोड़ रखी है। ठीक है, अब फर्स्ट हार्मोनिक के बाद ये वाली जो है आपने क्या पढ़ी, सेकंड हार्मोनिक पढ़ी थी, फर्स्ट ओवरटोन। लेकिन बेटा यहाँ पर ऐसे नहीं पढ़ते, यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं थर्ड हार्मोनिक। तो याद रखना एंटी नोड में कोई सेकंड हार्मोनिक नहीं होती। क्यों नहीं आती? क्योंकि हमारे पास n की वैल्यू 135 में आती है और यहाँ पे अगर आप वैल्यू डालोगे तो दो दो के गैप में आती है। हाँ, तो वो हमारे पास कौन सी है कि फिफ्थ हार्मोनिक एंड सो ऑन। तो यही चीज आप लोगों के सामने लिखी है, फंडामेंटल फर्स्ट हार्मोनिक फिफ्थ हार्मोनिक, ये आपके सामने आ जाती है। यानी कि जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास सारे सेम ऑर्डर में, अभी हम लोग रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी कंडीशन आगे देखेंगे, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। उनका ऑर्डर क्या रहेगा, 1:3:5:7 इस तरीके से चलता चला जाएगा। और ये आपके पास नोट्स और एंटी नोट्स की कहानी अभी खत्म होती है। इसमें नहीं, ओवरटोन जनरली नहीं देते। ठीक है, वैसे तो फर्स्ट ओवरटोन सेकंड ओवरटोन बोल लो, है ना, लेकिन हार्मोनिक की टर्म से फर्स्ट हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, सेवंथ हार्मोनिक इस तरीके से हम लोग बोलते हैं। अब मेरी बात ध्यान सुनना, एक्चुअल में होता क्या है कि आप लोगों के पास कहानी ऐसे आती है। मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप लोगों को यकीन नहीं हो, आपको यकीन आ जाएगा कि सर ये सब कुछ मतलब इन सब की फ्रीक्वेंसी लेंथ के साथ बदल रही है, इस बात का मतलब आप ये कहना चाह रहे हो लेंथ के साथ सारी फ्रीक्वेंसी बदल रही है। यानी कि अगर मैं अपने स्ट्रिंग को फिक्स कर देता हूं यहां पर और यहां पर, लेंथ के साथ फ्रीक्वेंसी बदल रही है और फ्रीक्वेंसी बदलने से शायद हमारी साउंड भी बदलेगी, होना तो यही चाहिए। लेकिन जैसे जैसे लेंथ बदल रही है तो हमारे पास साउंड बदलेगी, कहानी तो यही कहती है। सर हम कैसे मान लें, मतलब ऐसे सुनो, आपको यहाँ से तो समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर आपकी जो वेव है वो तो बिल्कुल साफ साफ आ रही है, जो मेरे पास आ रही है वही वेव आपके पास आ रही है, वही वेव मेरे पास आ रही है, वही आवाज मेरे को वहां आ रही है। लेकिन रुक जाओ, ऐसे नहीं, ऐसे समझाता हूं मैं। देखो दोबारा से वो आ गया, ये याद है आप लोगों को, इतना अच्छा गाना बजाया था मैं तुम्हारे लिए हैं। अब देखो इसका एक एंड ये फिक्स है, एक एंड ये फिक्स है, दोनों फिक्स है। ये हमारे पास क्या है, नोड्स। ठीक है, अब ये एक एंड हो गया। अब ये पहली वाली कंडीशन, जब हमारे पास नॉर्मल फर्स्ट फंडामेंटल नोड, जब दोनों एंड फिक्स थे और नोड की कंडीशन। अब ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, लेंथ जो है चेंज करता हूं।
अब यहाँ पर मैं अगर फिक्स कर रहा हूँ इस चीज को, ध्यान से सुनना, तो मैं अलग अलग जगह से आवाजें जो आएंगी, मतलब जैसे यहाँ पे फिक्स करूंगा नोड को, तो डिस्टेंस कम कर रहा हूँ, देखो आवाज देखो ये आई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्टेंस को यहाँ पे लेके आया, आवाज चेंज आया, और देख लो बहुत लोअर हो रहा है। चेंज हो रही है, आपको धुन सुनाई आ जाएगी है, कम से ज्यादा करो। कम से ज्यादा कर, ऐसे कर लो। तो मैं तो आपको सीक्वेंसाइज दिखा रहा था, इसे समझ में आ रहा, बताओ। मैं चाह रहा था बच्चे सीक्वेंसाइज पढ़े, समझ में आई? देखो दोबारा से देख लेते हैं एक बार। अगर बिल्कुल यहाँ पे रखता हूँ, देखो आवाज बहुत शार्प है, और यहाँ बहुत तेज है ना, समझ में आ रहा है? तो यानी कि ओ ये क्या स्ट्रमिंग की है। तो ये हमारे पास जो कहानी रहती है इन सब की रहती है, समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो ये बिल्कुल परफेक्ट बात हमने देखी भी कि जैसे जैसे लेंथ चेंज हो रही है, फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, उससे हमारे पास साउंड भी चेंज होते हैं। यही सारी चीज हमारे पास गिटार सितार की होती है। फटाफट से इसे हटाते हैं और अपने न्यूमेरिकल सेशन पे आते हैं। ठीक है बेटा, तो अब हमारे पास जब हमने ये कर लिए हैं थ्योरी में, कुछ न्यूमेरिकल हैं एक दो, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं फटाफट से। पहला हमसे कह रहा है कि अगर कोई दो वेव है, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है, और दोनों सेम फेज में सेम डायरेक्शन ट्रेवल कर रहे हैं, क्या ये कभी स्टेशनरी वेव्स को राइज दे पाएंगे आफ्टर सुपरपोजिशन? चेक कर लेते हैं। बेसिकली हमारे पास ये है, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो मैंने कहा कि जो मेरे पास y1 है ना, तो y1 की जो इक्वेशन है, मैं इससे ये लेता हूं, y1 = a sin ओमेगा t माइनस kx में पहले लेता हूं, और y2 की वैल्यू मैं लेता हूं a sin, देखो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ओमेगा t माइनस प्लस को चेंज नहीं कर सकता, पर मैं ही डाल देता हूं। दोनों से डायरेक्शन में फेज डिफरेंस है उनके पास y का, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, बाय अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अगर y1 + y2 करता हूं बेटा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, y1 + y2 करेंगे तो a दोनों से कॉमन आ जाएगा, तो मेरे पास ब्रैकेट में बचेगा sin ओमेगा t माइनस kx प्लस sin ओमेगा t माइनस kx प्लस फाई। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो यहाँ पर ये sin a प्लस sin b का फॉर्मूला बन गया है, और sin a प्लस sin b का फॉर्मूला जो बायो वाले बच्चे हैं वो लिख ले बेटा, क्या होता है 2 cos a माइनस b/2 इंटू sin a प्लस b/2, राइट? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मैं इसको यूज करते सॉल्व करता हूँ, तो 2 से हमारे पास बाहर एम्पलीट्यूड बाहर a, ठीक है, cos a माइनस b, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, a मतलब ओमेगा t माइनस kx माइनस ओमेगा t प्लस kx माइनस फाई, समझ आ रहा है, इनटू साइन, साइन भी हमारे पास ये हो जाएगा a प्लस b है ना, ओमेगा t माइनस kx प्लस ओमेगा t माइनस kx प्लस फाई बाय 2, यहाँ पे भी 2 है, राइट? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, कहाँ पर बेटा, ये वाला कॉस में ओमेगा टी नहीं माइनस के एक्स से साइन ए माइनस बी किया, मैंने डायरेक्ट खोल दिया। आपने ना देखो आपने माइनस लिखा यहाँ पर साइन साइन से दस आ गए यहाँ ओमेगा पर t प्लस kx तो के लिखा है, कह रहे हो हां के एक्स ये प्लस के एक्स है, के लिखा था वो ठीक है, मैंने समझ गया ना, मैंने माइनस की मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दी है, मतलब होना ही चाहिए था ओमेगा टी माइनस के एक्स फिर माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स, माइनस के एक्स से खोलता, लेकिन मैंने ये काम जल्दी कर दिया है, एक स्टेप गायब कर दिया, तो मेरे 11th में आ गया, ठीक है। हाँ, इससे 2 से 2 को मत काटना, ये एंगल का है, ठीक है। तो देखो ओमेगा टी से ओमेगा टी गया, के एक्स से के एक्स गया, तो आपके पास आएगा 2a cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा, तो 2a cos π/2 ये हमारे पास आ गया, इनटू sin ओमेगा टी प्लस का, तो यहाँ पे आ रहा है बेटा मेरे पास sin टाइम्स 2 ओमेगा टी माइनस 2kx प्लस 5/2, तो बेसिकली 2 तो इधर से बाहर ही आ रहा है, तो ये 5/2 बच जाएगा ना, बस सिंपल ये तो जाएगा, तो आप लिख सकते हो 2a
cos पाई बाय 2 इंटू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाय 2। भाई 2 तो हमारे पास यहाँ पर लिखेंगे, 2 कॉमन आएगा, 2 से 2 गया, एंगल से 2 निकाल सकता हूँ, तो हमारे पास ये कहानी बन जाएगी, राइट। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा इसका कि y1 प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास ये आई है, यानी कि हाँ जी अगर हमारे पास कोई दो वेव है जिनकी सेम फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड है, सेम डायरेक्शन जा रही हैं, तो वो एक नया वेव को राइज देती हैं जिसका एम्पलीट्यूड आपके सामने क्या आ गया है 2a cos पाई बाय 2, और ये चीज किस पे डिपेंड करेगी, उनके फेज डिफरेंस पर डिपेंड करती है। जितना उनका फेज डिफरेंस ज्यादा होगा उस तरह से उनका एम्पलीट्यूड भी चेंज होगा। तो आंसर है यस, सॉल्यूशन है आपके सामने। क्लियर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। टू ट्रैवलिंग वेव्स, यानी कि हमारे पास वेव कैसी दे दी है, ट्रैवलिंग वेव्स दे दी है। ये कहानी बड़ी अच्छी है ये वाली। टू ट्रैवलिंग वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड एंड इक्वल फ्रीक्वेंसीज मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। क्या कह रहा है बेटा हमसे कि हमारे पास ये जो वैल्यू है कैसे गई है, दो वेव है इक्वल एम्पलीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये सुपर इंपोज कर रही हैं वेव को, सुपर इंपोज कर रही हैं दूसरे से, और एक स्टैंडिंग वेव बना रही हैं। उस स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन मेरे पास ये आई है, जिसका एम्पलीट्यूड a = 1 है, k = 1.57 है, ओमेगा की वैल्यू ये है ना। और आप ये देखो, अब आपको एंड ऑल्सो नहीं फाइंड कुछ है क्या, नहीं, फिर आपको ये है एंड फाइंड। तो आपको अगर ऐसी चीज दे रखी है तो आपको बताना है वेलोसिटी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ट्रैवलिंग वेव्स। वेलोसिटी ऑफ वेव भी बतानी है वैसे तो आपको, ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ वेव भी बतानी है, वेलोसिटी ऑफ ये स्टैंडिंग वेव जो है, स्टैंडिंग वेव, वेलोसिटी ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ट्रैवलिंग वेव्स, ये सारी चीजें आप लोगों को बतानी है। एम्पलीट्यूड तो दे रखा है। हाँ शाबाश बेटा, मुझे पता था आप लोग ये गलतियां करोगे कि सर आपको एम्पलीट्यूड तो दे ही रखा है, सर ये A1 हम लोग ये डालेंगे नहीं बेटा, ध्यान से देखो। ये आपके पास पहले दो ट्रैवलिंग वेव्स हैं, और जो आपको एम्पलीट्यूड बताना है ना, वो आपको बताना है कंपोनेंट ऑफ ट्रैवलिंग वेव की, यानी कि ये हमारे पास कंपोनेंट नहीं है बेटा, यानी कि आपको इस इक्वेशन तक पहुंचने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आपको कोई ऐसी दो इक्वेशन बनानी है जिससे आप यहां तक पहुंच सकते हैं, समझ में आ रहा है। और यदि अगर आप यहां तक नहीं पहुंच पाए तो आपका कहानी हो जाए गड़बड़, और इसके लिए हम लोग कहते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे पहुंच जाओगे। देखो अगर मैं आपसे कहता हूं y = a sin ओमेगा t माइनस kx, पहली वेव ले लो, नहीं a नहीं a/2 ले लो, और दूसरी वेव ले लो y1 y2 को a/2 sin ओमेगा t प्लस kx, राइट। अब प्रिंसिपल सुपरपोजिशन लगाता हूं, इन दोनों को जोड़ के देखूं तो वैसे तो आप लोग कहोगे सर हमें कैसे पता पड़ेगा कि सर यही लेनी है, आज थोड़ा सा प्रैक्टिस, बाकी जितने भी आ जाएंगे वो समझ में आ जाएंगे है। ये हमने क्यों लिया, ठीक है अभी समझाता हूँ। एक काम करो जरा, y1 + y2 करके देखते हैं। a/2 sin a - b = sin a cos b माइनस, अभी देखते हैं बेटा, माइनस cos a sin b प्लस a/2, बोलो, sin a cos b sin ओमेगा t cos b प्लस, क्यों sin a cos b प्लस cos a sin b हो जाएगा ना, प्लस cos a sin b cos ओमेगा t kx, sin kx, सॉरी अब थोड़ी सी मैथ्स तो मेरी भी कमजोर है, पता ही है तुम्हें, ठीक है बेटा। ये कहानी आ गई हमारे पास। तो आपके पास जो नेट रिजल्टिंग वेव आएगी, अगर आप तो ध्यान से देखेंगे, a/2 sin ओमेगा t cos kx माइनस cos ओमेगा t sin kx है ना, kx प्लस a/2 sin ओमेगा t cos kx प्लस cos ओमेगा t sin kx। इन दोनों में जोड़ना जरा, इन दोनों को जोड़िए तो देखो जरा, ये प्लस में तो जोड़ गए, ये तो खत्म, और इन दोनों को मैं जोड़ता हूँ a/2 कितना आएगा, a sin
आएगा t cos kx, कहाँ प्लस कर रहे हो लाला? a/2 sin ओमेगा कॉमन नहीं आ जाएगा? बेटा क्यों ले रहे हो, इसको ऐड करना है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे ना, सिंपल। तो ये देखना जरा, क्या है हमारे पास रिजल्टिंग इक्वेशन आ गई है, यानी कि ये इक्वेशन यहाँ से आई होगी। तो पहला स्टेप तो यहीं पे बच्चे फंस जाएंगे। ये टफ क्वेश्चन है थोड़ा सा, आगे देखोगे और थोड़ा सा टफ है, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ पाई आपसे पूछेगा तो आपको ऑप्शन दे रखा होगा और तोते उड़ने वाले हैं थोड़ी देर में। हाँ, थोड़ा बहुत एक दो प्रैक्टिस मारोगे तो ऊपर नीचे, ज्यादा अंतर नहीं देता है, प्लस माइनस के अंदर रहता है, दोनों माइनस होंगे या दोनों प्लस होंगे, इससे ज्यादा अंतर आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो हिट एंड ट्रायल मार लेना प्रैक्टिस करोगे तो, है ना। और बाकी तो प्रैक्टिस के ऊपर ही है, तो बड़ी चीज तो है नहीं फिजिक्स में, सारी चीज प्रैक्टिस के ऊपर है। तो ये आपके पास समझ में आ गया कैसे आई पहली काम। अब आते बेटा आपकी बात पर, आपको अब समझ में आया इस क्वेश्चन ने क्या पूछा था बेटा, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ द, आपको लगा था एम्पलीट्यूड 1 है, लेकिन एम्पलीट्यूड क्या है 1/2 यानी कि 0.5 mm। पहला आंसर आपको मिल गया है। दूसरा देखो बेटा, एक ट्रैवलिंग वेव है, ट्रैवलिंग वेव में जो हमारे पास वेव की वेलोसिटी इसके कंपोनेंट की वेलोसिटी रहेगी, मैं आपको बता चुका हूं, यानी कि v = ω/k, तो दोनों के लिए सेम है। चाहे आपके पास ये पहला जो है हमारे पास वेलोसिटी जो निकालनी है वो हमारे पास दोनों के लिए सेम है, चाहे वेव के लिए चाहे उसके कंपोनेंट के लिए हो। तो v = ω और k तो सेम है, इनके लिए चेंज क्या होंगे, ω सेम फ्रीक्वेंसी है, समझ पा रहे हो ना। तो यानी कि v = ω/k और सबकी वैल्यू दे रखी है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, दे रखी है ना, ω = 78.5 by 1.57, ठीक है। तो ये हटा दो, ये हटा दो, ये लगा दो, ये लगा दो, ऐसे 50 मीटर पर सेकंड हो गई, समझ में आ रहा है ना। तो कोई दिक्कत तो नहीं है, 57,785, तो ये आपके पास आ गया आपका आंसर 50 मीटर पर सेकंड। तो आपने क्या निकाल दिया, वेलोसिटी निकाल दी, एम्पलीट्यूड निकाल दिया और ये निकाल दिया। अब आते हैं नोड एंड एंटी नोड क्लोजेस्ट टू द ओरिजिन। मैंने कहा था अगर आप ऐसे आकर के जाओगे kx = n लैम्डा या n पाई 2n + 1 लैम्डा फंस जाओगे। मैंने क्या बोला था, हमें याद रखना है कि जो मेरे पास kx का फंक्शन है वो किसके फंक्शन के साथ वेरी कर रहा है। जरा आप यहाँ पर देखेंगे तो kx मेरे पास बार cos के फंक्शन के साथ वेरी कर रहा है, यानी कि मैंने आपको कहा था ना, ये रटना नहीं है, ऐसे अगर रटोगे फंस जाएगी। कई बार ना रट लेते हैं हम लोग कि ये n लैम्डा पे रहेगा हमेशा, ये नोड की पोजीशन 2n + 1 λ/2 पे रहेगा, नहीं रटना, सिंपल देखो ना कितना सिंपल हो जाएगा। ये कहानी ये है कि मेरे को नोड चाहिए, नोड चाहिए ना। अब cos kx का फंक्शन है, ठीक है, फॉर नोड kx की वैल्यू क्या होनी चाहिए π/2, बिकॉज़ π/2 पे 0 होता है। क्या बोला इसने, आप वो नोड बताइए जो क्लोजेस्ट टू द ओरिजिन हो। देखो क्लोजेस्ट टू द ओरिजिन तो पहला ही नोड हो जाएगा, यहाँ π/90 डिग्री पे हो जाएगा ना, समझ पा रहे हो, π/2 पे cos के 0 हो जाएगी, तो क्लोजेस्ट के लिए kx के लिए π/2 हो जाएगी। तो x बताना है आपको, तो x = π/2 by k क्या होता है 2π/λ, पाई से पाई गया, x = λ/4। अब लैम्डा तो है नहीं, तो क्या दिक्कत है, फ्रीक्वेंसी भी है तुम्हारे पास, वेवलेंथ दे रखा है, k दे रखा है, v है, ओमेगा भी दे रखा है, ओमेगा भी दे रखा है, तो ओमेगा = 2πf फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी से हमारे पास वेवलेंथ आ जाएगा, v तो आ गया आपके पास, v = λ × μ। कोई परेशानी तो नहीं है, साफ साफ समझ में आ गया है क्या कैसे होना है हमारे पास। तो ये आप लोगों से छोटी सी कहानी पूछ लेगा कि भैया इसका ओमेगा ये है, ऐसे तरीके से आप ये निकालिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है। और दो तरीका भी है, ये भी होता है ना, k = 2π/λ, तो लैम्डा निकालना है तो 2 × 3.14/k, k की वैल्यू आपको दे रखी है 1.57, ले लो और सिंपल हो गया, तो 4 आ गया लैम्डा। क्यों यहाँ तक जाना, यहाँ पे 4 डाल दो, 4 एक्सीड 1 पे आ गया, 1 मीटर पे हो गया आंसर सॉल्व। देखते जाओ, मैं भी देख रहा था, मैंने कैसे बताया था, देखते दिख गया कि ये ऐसे निकाल सकते हैं। वो तो जितने भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओगे होते जाएगा, ठीक है। और दूसरा बोला इसने एंटी नोड। एंटी नोड मुझे मतलब नहीं है प्लस माइनस है, पहले बता चुका हूं। cos की वैल्यू मैक्सिमम देखनी है बस मेरे को, तो cos kx मैक्सिमम फॉर एंटी नोड, kx की वैल्यू पाई पे प्लस माइनस पाई पे, राइट, यानी कि पाई बताना है तो x =
पाई बाय 2 पाई बाय लैम्डा यानी कि x इक्वल टू लैम्डा पे समझ रहे हो ना भाई। पाई बाय क्या हो जाएगा, k की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 पाई बाय लैम्डा, तो 2 पाई बाय लैम्डा यानी कि सॉरी लैम्डा बाय 2 पे लैम्डा की वैल्यू हम लोगों ने निकाल दी, आप सॉल्व कर देना। तो ये आपके पास एंटीनोड और नोड की पोजीशन आ गई। प्लस अब ये कहता है एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल एट x इज इक्वल्स टू 1.33 सेंटीमीटर। क्या बोला है, एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल एट x इज इक्वल्स टू 1.33 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखना कैसे करना है, इन टर्म्स ऑफ आपको पाई और उसके सब में आंसर देना है। एक्चुअल में यहाँ पर जेई ना थोड़ा सा खेल खेलता है, ये पर्टिकुलरली मेरे हिसाब से एडवांस के क्वेश्चन बनेगा, मेंस में भी हो सकता है, टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, यहाँ पर देखो एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल जो पूरे वेव की आई है वो आया हमारे पास, एम्पलीट्यूड दिया है ना a cos kx, a टाइम cos kx वैल्यू आई है। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, ओके लेट मी से कि मैं पहले kx की वैल्यू निकाल लेता हूँ, और kx वैल्यू ऐसे आनी चाहिए जो cos की टर्म से वेरी कर जाए, वरना तो फायदा नहीं है इस इक्वेशन का। ठीक है, अब देखो हाँ cos की वैल्यू दे रहती, यही तो प्रॉब्लम है सारी, स्यापा है पूरा। अब देखो कैसे निकालेंगे, मैं अगर k इंटू x करता हूं तो kx की वैल्यू क्या मेरे पास कुछ ऐसे आ जाएगी, k कितना दे रखा है 1.57 और x कितना दे रखा है, कितने पे पूछ रहा है बेटा 1.33, तो 1.57 इंटू 1.33 राइट। अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं पहले तो ये आ जाएगा kx इज इक्वल्स टू 3.14 नहीं, इसे ऐसे रख देता हूं, बैठ जाओ। kx की वैल्यू हमारे पास आई है 1.57 इंटू 1.33 राइट। बेटा एक करेक्शन है आई एम सॉरी, इसे 2.33 कर लीजिए है ना। तो इसे अगर मैं 2.33 करता हूं तो इसको मैं कह सकता हूं 2 प्लस 1/3 लिख सकता हूँ। 2.33 को लिखा जा सकता है, थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब 1.33 से 1 प्लस 1/3 होता 2 पॉइंट, इससे क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आसान हो जाएगा हमारे लिए, इसलिए मैंने करा है। ठीक है, ये गड़बड़ थी, एरर कर दी, ये कर 2.33 कर लेना, नहीं दिख रहा होता। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसे देखिए 1.57 इंटू 2 करो, कितना आएगा 3.14 प्लस 1.57/3 हो जाएगा। एक काम करो, अभी ध्यान सुनो, अभी ध्यान से, इसमें इंटू 2/2 कर दो, ये वैल्यू किसकी है 3.14 पाई की, ये देखो 1.37 इंटू 3.14 हो गया प्लस पाई/6, यानी कि अब इस इक्वेशन में लेके आ जा रहा है, दिख रहा है, देखना जरा कैमरा में, बीच तक आ रहा है, हां दिख रहा है, यानी कि अब इसको यहां पे कर रहा हूं, रफ था थोड़ा सा, इसको इस इक्वेशन में लेके आओ, a cos पाई प्लस पाई/6 पाई प्लस पाई/6, समझ में आया। यानी kx की जो वैल्यू है वो मैं इस तरीके से तक नहीं करूंगा तो मेरा आंसर नहीं आएगा। और पाई प्लस पाई/6 हमारे पास cos थीटा है, cos पाई प्लस थीटा इक्वल टू cos थीटा, उसी क्वाड्रेंट रहेगा है ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा 30√3/2, तो a मतलब हमारे पास कितना आया था 1 भाई स्टैंडिंग, ये रिजल्टेंट उसकी है ना इक्वेशन, तो रिजल्टेंट वेव की, ये कंपोनेंट की थोड़ी है, रिजल्टेंट वाले केस में a को क्या लेंगे हम लोग 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा √3/2 है ना, 1 इंटू √3/2, ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 3/2। हाँ, तो ये आप लोगों के पास छोटा सा एक आंसर आ गया है, जो आप लोगों को समझ में आया कैसे किया भाई। ये वाली कहानी कुछ नहीं थी, मैंने 1.57 इंटू 2.33 लिख दिया, kx की वैल्यू निकाली, 2 को 2 0.33 को प्लस 1 पर जोड़ोगे तो 0.33 2.33 आया। इसके बाद मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दी, इससे 1.57 की 2 से दिया है, 1.57 की यहां पे दिया है, तो इस साइड हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर 2 से, पाई की टर्म्स में आंसर में आता 3.14 हम पाई लिखते हैं, बचपन से जानते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन आप लोगों के टफ हो गया, बट इतना भी टफ नहीं था, ये छोटी सी मिस्टेक मैंने करी थी। वैसे अगर मैं इसको करता ना 1 वाले से, तो यहाँ पे आता 1 प्लस 1/3, फिर यहाँ पे आता 1.57 आता, फिर पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता और 2 से डिवाइड करना पड़ता, तो फंस जाते हैं है ना। तो ये चीज बस ये था, मतलब वो एक छोटी सी गड़बड़ थी, तो सही कर लेना। और बाकी तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, चेहरे थोड़े से उतर गए तुम्हारे, लेकिन छोटी मोटी मैथ्स है, वेव में इतना चलेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।